करना। Okay, sir. AB and Co. AB and C company is a newly constituted firm and commences business without registration. Y is indebted to the firm in the sum of rupees 5 lakh, and the firm files a suit against him for the recovery of the said sum, and immediately thereafter gets itself registered. Will the firm succeed? नहीं सर, द फर्म विल नॉट सक्सीड इन फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम, रीजन बी at the time of filing the suit by a partnership firm against a third party, the partnership firm should already been registered, वो register हुई भी होनी चाहिए, and second requirement, all the persons who are filing the case should have been shown as partners in the register of firms। ठीक है, ये पूरा लिख देना और बोलना कि सर देखो इसलिए चूंकि द वेरी थिंग इज, फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो सर ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। सो इन द अबव केस द फर्म विल नॉट सक्सीड। इससे आगे भी यदि आपकी एक लाइन लिखने की इच्छा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं क्या, कि सर यदि फर्म, इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म आगे, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म आगे मिस्टर वाई पर केस नहीं कर सकती। सर वो एग्जिस्टिंग केस को विड्रॉ करेगी, अपने आप को रजिस्टर करेगी और फिर मिस्टर वाई पे केस कर देगी। तो इस तरीके से वो केस कर सकती है। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकती या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकती, रजिस्टर्ड हुई भी फर्म ही कर सकती है। अच्छा, देखो एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? जो लोग मेरे से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सर यदि एक्स को वाई के ऊपर केस फाइल करना है तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना पड़ता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल, वाई ने एक्स से 10 लाख रुपए उधार लिए, 1 साल बाद 11 लाख रुपए ब्याज समेत चुकाने थे, 1 साल का पीरियड निकल गया, वाई ने 11 लाख रुपए नहीं चुकाए। तो जिस दिन चुकाने के थे उस दिन से लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि अब एक्स वाई के ऊपर केस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कॉज ऑफ एक्शन, कब एक्स वाई पे एक्शन ले सकता है, इसका कॉज कब मिला? सर जब 1 साल पूरा हो गया और इसने पैसे नहीं दिए तो उस डेट को इसको कॉज ऑफ एक्शन मिल गया कि ये वाई पे एक्शन ले सकता है। तो सर एक्शन, कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज से 50 साल बाद तेरे पे केस करूंगा, तो क्या कोर्ट उसको सुनते बैठेगा? क्या कोर्ट क्या वेला है? क्या उसके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? नहीं सर, कि अब मैं फ्री हुआ अपनी जिम्मेदारियों से, अब 50 साल बाद अब मैं तेरे पे केस करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सर इसको कॉज ऑफ एक्शन के लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर वाई के ऊपर केस करना होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड को? कि सर लिमिटेशन पीरियड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उधार के केस में जब उधार चुकाने का टाइम है और उस दिन नहीं चुकाया गया तो उस टाइम से 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलता है कि एक्स वाई के ऊपर केस कर सकता है। यदि इस 3 साल के अंदर अंदर केस नहीं किया एक्स ने वाई पे, तो फिर अब ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा, ये कैसा डेट हो जाएगा कि सर टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड का मतलब होता है कि सर अब इसके पैसे को वसूलने के लिए एक्स वाई के ऊपर केस करना था तो 3 साल के अंदर करते, लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर, अब नहीं कर पाए तो अब कोर्ट इनका केस नहीं सुनेगा क्योंकि ये टाइम बार्ड डेट हो गया, टाइमली आप कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट को बहुत 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 सॉलिड रीजन देना होगा आपको क्यों आप टाइमली कोर्ट में वाई के खिलाफ नहीं पहुंच पाए, तो ही वो एंटरटेन करेगा, उसको लगेगा कि हाँ रीजन बड़ा ही तर्क संगत है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने बोला मेरा 6 महीने बाद, जब मेरे को इस पे एक्शन लेने के 3 साल थे, उसके 6 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ऐसा कोमा में गया कि अब मैं 2.5 साल बाद ही उठाऊं। तो आज मेरे को याद आया है 3 साल बाद उठाऊं, तो यानी टोटल 3.5 साल हो गए। तो सर मैं कोमा में था इसलिए मैं इस पे केस नहीं कर पाया, तो फिर भी एंटरटेनेबल, कोर्ट को लगेगा तो कर लेगा। ठीक है, एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट है। हमको क्या समझना है कि यदि आपको सामने वाली पार्टी के ऊपर केस ठोकना है तो आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ठोकना होगा, नहीं ठोका तो वो टाइम बार्ड में चला जाएगा, यानी कि अब नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो यस और नो।
क्या ये कंसेप्ट समझ में आया लिमिटेशन पीरियड का? जमीन की कोई बात, यस सर। एक्स और वाई के बीच में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बात है, तो ये लिमिटेशन पीरियड जो है ये 12 साल का होएगा। 12 साल के अंदर अंदर एक्स को वाई के ऊपर केस करना है। बात समझे? तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड होता है। तो क्यों समझा रहा हूँ, इतना समझाने की एक्चुअली में यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको मिस्टर एक्स थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना है, तो सर इसको पहले खुद को रजिस्टर करना होएगा, फिर यहाँ पर केस ठोकना होएगा। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन ये केस एंटरटेनेबल नहीं होगा, पहली तारीख को कोर्ट में उड़ जाएगा। ठीक है, तो सर अब देखो समझने वाली बात, ये जो भी सिचुएशन है सर लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर खुद को रजिस्टर कराते हुए इस पर केस ठोक देना। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा नहीं हो कि रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो पूरा हो जाए और आप फिर केस ही नहीं कर पाओ। बात समझ में आई? इसलिए टाइमली हाथ पैर हिलाना, लिमिटेशन पीरियड के अंदर खुद को रजिस्टर करा के फिर इस पे केस ठोकना होता है यदि आप नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में। तो ये केवल जानकारी के लिए है, इसको कृपया, लिमिटेशन पीरियड इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 4-5 साल तक रुक नहीं सकते कि मैं तो कभी भी रजिस्ट्रेशन करा के इसके ऊपर केस ठोक दूंगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा होगा। आइए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भाई। An unregistered firm applied for registration on August 17, 2018. On August 19, 2018, before the registration could be effected, it filed a suit against X for the recovery of Rs 15 lakhs. Registration certificate was given to it on August 28, 2018. Is the suit maintainable? रजिस्ट्रेशन कब है सर? 28 अगस्त को इफेक्टिव हुआ माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो इस दिन इशू हुआ है। अप्लाई 17 अगस्त को करने से क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हुआ तो तुम्हारा 28 अगस्त को है ना। ठीक है, और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ही इसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने हाथ में आने से पहले ही 19 अगस्त को केस ठोक दिया। सर नहीं मेंटेनेबल है, फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन द सूट विल नॉट बी मेंटेनेबल। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि सर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दी तब तो उसको आप रजिस्टर्ड मान नहीं सकते हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज अ रूटीन ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। ये पढ़ा जरूर था अपन ने, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये हाथी के दांत है दिखाने के, खाने वाले नहीं है, ये केवल दिखाने के हैं। ठीक है, इस लाइन लिखनी भी पड़े तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब केस सॉल्व करने का मैटर आएगा तो हम किसको मानेंगे? सर सही में जिस दिन वो रजिस्टर हुई है उस डेट को वो एलिजिबल होगी थर्ड पार्टी के ऊपर केस ठोकने के लिए। इस अप्रोच से चलेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ भाई। X, Y, and Z enter into partnership to execute contract works. X secure for the partnership work estimate to cost rupees 1 lakh. He obtains the said order only on payment of sum of rupees 5,000 to a person in authority and debits the sum in the accounts book as an item of expense. The other partner's object of the item. How would you decide? देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो सुहान गोयल, दिशी अपने अपने वीडियो ऑन कर लो। श्रुति, रिचा, कनव, फर्नांडीज घर पहुंच गया। सर। देवा, हाँ सर। सर आया भाई। कौन क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। सर मेरे को बुखार है तो मैं बंद रख सकता हूँ वीडियो? तेरे को बुखार है? कौन सा बुखार हो गया? हाँ सर, पता नहीं सर, हो गया अभी। क्या लवेरिया तो नहीं हो गया? नहीं बता। अरे सर नहीं हुआ। नहीं नहीं। चलिए ठीक है, जो ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए। दर्शित अग्रवाल, श्रुति, देवांश, ऋचा, ठीक है। कावरा जी, सर 5 मिनट में करता हूँ। हाँ 5 मिनट में करता हूँ। आज सच बोला सर, आज मेरी गलती है, 5 मिनट में करूंगा, आज वाईफाई वीक नहीं है। ठीक है, आइए आगे करते हैं। तो सर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना ये थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है
XYZ पार्टनरशिप में थे, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करना था, एग्जीक्यूट करना था, इसलिए तो एक्स ने वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर लिया विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसकी 1 लाख रुपए थी। सर उस ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए उसने 5,000 रुपए को पेमेंट किया टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब ये ऑर्डर मेरी फर्म को दे देना यार, इसलिए 5,000 रुपए मैं तेरे को दे देता हूँ। तो किस नेचर में हुआ रे, ये ब्राइब के नेचर में हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये तो ब्राइब के नेचर में हो गया। ऑर्डर सिक्योर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपने उसको पैसे दिए। लैंग्वेज थोड़ी सी और क्लियर होनी चाहिए थी, मैं खुद इस बात से सहमत हूँ, इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही। एंड डेबिट्स द सम इन द अकाउंट बुक्स एज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। अच्छा, मतलब इसके बाद में और कर क्या रहा है? पहले तो ब्राइब से ये उसने ऑर्डर सिक्योर किया, उसके बाद में भाई साहब उस 5,000 रुपए के खर्चे को किधर मान रहे हैं? फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और लिख दे रहे हैं कि 5,000 रुपए खर्चा किया भाई। अदर पार्टनर्स ने इस बात पे ऑब्जेक्शन लिया। अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत है? ठीक है, देखो एक बार पढ़ो फिर समझाता हूँ। A partner has an implied authority to bind the firm by the acts done by him, provided that first, the act is done to carry on the normal business of the firm. Second, the act is done in the usual way of carrying on the firm's business. Third, the act is done in the name of the firm. Where an act is done in the personal name of a partner, the firm will not be liable for such acts. The above payment is एक मिनट यही रुक। पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी काम करता है उससे पूरी फर्म बाइंड होती है। बिजनेस के लिए किया गया काम है तो नंबर 1। नंबर 2 कि सर, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा। am I audible? If yes, please give me a thumbs up. yes, sir. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरे यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। हाँ भाई आ जाओ वापस। कनव जी ये क्या लगा दिया आपने? हट गया सर। अच्छा ठीक है, चलो आओ साहब। तो सर, पार्टनर को इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है अपने काम से पूरे फॉर्म को बाइंड कर देने की, जो भी उसने थर्ड पार्टी के साथ में किया है, प्रोवाइडेड वो फॉर्म के बिजनेस के लिए किया गया है। सेकंड क्या होती है कि सर यूजुअल वे में किया गया है। ऑर्डिनरी फर्म के ऑर्डिनरी जिस तरीके से करती है उस तरीके से किया गया, ऑर्डिनरी बिजनेस के दौरान यूजुअल वे में किया गया है और फर्म के नाम से किया गया है। ठीक है, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। क्या ब्राइब देके और उसको सिक्योर कर लेना, ब्राइब देके और ऑर्डर सिक्योर कर लेना, क्या ये यूजुअल या ऑर्डिनरी वे में ऐसे काम होते हैं क्या? नहीं सर, यूजुअल या ऑर्डिनरी वे में इस तरीके से काम नहीं होते हैं, इसलिए गलती कर गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ भाई। The above, the above payment is illegal in the nature of bribe and cannot be said to be an act done in the normal course of business. So, this amount of rupees 5,000 needs to be borne by X himself. वो उसको Moreover, फर्म की बुक्स में नहीं मान सकता, इलीगल तरीके से काम किया है, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, यूजुअल वे में नहीं किया गया है ये, टू कैरी ऑन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, इसलिए इस ये कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि इस एक्ट से फर्म बाइंड हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। moreover, every party has a right to be indemnified by the firm in respect of the payments made or liabilities incurred by him
only in the ordinary and the proper conduct of the business and not otherwise. अब कई बच्चे क्या है सवाल लेके आते हैं कि सर आपने तो हमें एक पॉइंट पढ़ाया था कि एक फर्म का पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी खर्चा अपनी जेब से करता है फर्म के बिजनेस के लिए तो पूरी फर्म उसके लिए उसको इंडेमनिफाई करेगी। फर्म के नाम से जो काम किया है उसके लिए फर्म के बिजनेस के लिए जो किया है उसके लिए पूरी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी जो खर्चा उसने जेब से कर दिया। अब इधर इसने क्या किया 5,000 रुपए का खर्चा अपनी जेब से कर दिया 1 लाख रुपए का ऑर्डर लाने के लिए। पर ये भाई इन द नेचर ऑफ ब्राइब था। ठीक है अपन ने क्या पढ़ा पूरी फर्म इंडेमनिफाई करेगी इसको इस खर्चे के लिए यदि वो सही तरीके से किया गया हुआ हो बेटा। यहाँ पर क्या हो गया गलत तरीके से किया है ना इसलिए क्या पूरी फर्म इसको इंडेमनिफाई करने के लिए लायबल होगी नहीं सर। ए मोर ओवर इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड और लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम only in the ordinary and proper conduct of the business and not otherwise इसलिए ये पॉइंट भी लागू नहीं होगा। कई बच्चों का दिमाग इधर भी चलता है। तो दिस इज द आंसर। सही तरीके से किया तो जरूर हो जाओगे गलत तरीके से किया तो कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं है। दर्शित जी बोलिए। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है तो हम हाँ assumptions लिख के assume कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ही ऑब्टेन्स द सेड ऑर्डर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ द सम ऑफ 5,000 टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। हालांकि ये लाइन बहुत है पर यार इतनी भी क्लैरिटी नहीं है कि हर बच्चा समझ जाए। ठीक है कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बड़ी नॉर्मल बात है। कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो अपना अजम्पशन ठोक देना कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है सर। बाकी तो अब अपनी सब समझने और किस पॉइंट पे हैमरिंग हो रही है वो समझ के लिखने का आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे। A partner a partner of the firm borrows money on his own credit by giving his own promissory note for the same, but he subsequently uses the proceeds of the note in the partnership concerns of his own free will without any reference to the lender to do so. A. Is the firm liable for the loan? B. Would it make any difference if A borrowed money in the name of the firm but in the excess of his authority? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि सर क्या बोलता है ए अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बोरोज मनी ऑन हिज ओन क्रेडिट बाय गिविंग हिज ओन प्रॉमिसरी नोट फॉर द सेम। सर ये क्या कर रहा है पार्टनरशिप के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है अपनी खुद की क्रेडिट पे मतलब खुद प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है आई प्रॉमिस टू पे अ पर्टिकुलर पर्सन दिस मच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट। ठीक है मतलब ये आदमी प्रॉमिस कर रहा है आदमी सॉरी मतलब मान लो ABCD 4 पार्टनर्स हैं तो ए जो है उसने खुद के नाम से एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया जिससे भी उधार लिया था मिस्टर एक्स उनको कि आई प्रॉमिस टू पे मेरे क्रेडिट पे आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज ऑन सच एंड सच डेट। ठीक है तो उसने खुद के नाम से प्रॉमिसरी नोट जारी कर दिया but he subsequently uses the proceeds of the note in the partnership concern of his own free will। और इस प्रॉमिसरी नोट को देने के बदले में जो पैसा मिला था वो उसने अपनी खुद की इच्छा से आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल ही यूजेस द प्रोसीड्स ऑफ द नोट। प्रोसीड्स ऑफ द नोट का मतलब जो पैसा उधार मिला है ना उस नोट के बदले में वो पार्टनरशिप के काम में ले लिया। ठीक है सर विदाउट एनी रेफरेंस टू द लेंडर टू डू सो। सर जिससे उधार लिया था ना प्रॉमिसरी नोट जिस मनी लेंडर को प्रॉमिसरी नोट देके पैसा उधार लिया था उसको ये बात नहीं बताई गई। ठीक है अब बताइए इज द फर्म लायबल फॉर द लोन। इज द फर्म लायबल फॉर द लोन। देखो अगेन उसी बात जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट पढ़ा था अपन ने पॉइंट तो वही है a partner has an implied authority to bind the firm by the acts done by him provided that the act is done to carry on normal business of the firm, the act is done in usual way of carrying the business, the act is done in the name of the firm। where an act is done in the personal name of a partner
the firm will not be liable for such acts। ठीक है, ये अब इस पे बेस्ड करके अपन इस ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो सर, इज द फर्म लायबल फॉर द लोन? सर थोड़ा सा आंसर यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, द एक्ट इज डन इन द नेम ऑफ द फर्म, वेयर एन एक्ट इज डन इन द पर्सनल नेम ऑफ द पार्टनर। सर इसने पर्सनल नेम पे वो उधार ले लिया या नहीं ले लिया है? हाँ सर, पर्सनल नेम पे वो उधार ले लिया है। सो द फर्म विल नॉट बी लायबल फॉर सच एक्ट्स। ठीक है, फर्म के नाम पे वो काम होना चाहिए, पैसा भले ही जेब से दे दिया हो। इसने वही उधार फर्म के नाम पे ले लिया होता, प्रॉमिसरी नोट खुद के नाम से दे दिया होता, बता दिया होता कि फर्म के लिए ले रहा हूँ ये सब, फर्म के नाम पे काम कर लिया होता, तो क्या ही दिक्कत थी। सेकंड क्वेश्चन, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ ए बोरोड मनी इन द नेम ऑफ द फर्म बट इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी? सर क्या एक पार्टनर के पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है फर्म के नाम पे पैसा बोरो करने की? सर बिल्कुल होती है। इट इज वन ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कि वो फर्म के नाम पे पैसा बोरो कर सकता है। लेकिन इधर इसने क्या किया है, जितनी उसको अथॉरिटी थी उससे ज्यादा कर लिया। आइए देखते हैं आंसर क्या है, पढ़ना भाई पॉइंट नंबर बी। Borrowing money on the name of the firm is one of the implied authority of the partners. अब एक Extension सेकंड and के लिए, restriction of अब एक सेकंड के लिए रुक जा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर फर्म के पार्टनर की, हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो फर्म के लिए थर्ड पार्टी से पैसा उधार ले सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। क्या कहीं पर भी कितना पैसा बोरो कर सकता है ये लिखा हुआ है? नहीं सर, कितना पैसा बोरो कर सकते हैं ये नहीं लिखा हुआ है। तो सर यदि हम ऐसा बोलते हैं पार्टनर्स को कि आप फर्म के बिहाफ पे पैसा बोरो कर सकते हो लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यस सर। सर पर ये रेस्ट्रिक्शन मिस्टर एक्स पे तभी लागू होगा, जो उधार दे रहा है उस पे तभी लागू होगा जब या तो उसे इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज हो, या फिर सर यदि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और उसने 15 लाख रुपए दे दिए इस फर्म के पार्टनर को फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, फर्म के नाम से दिए हैं, सर इसको नॉलेज ही नहीं थी, तो नॉलेज नहीं थी तो क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन आउटसाइडर पे लागू होगा? नहीं सर। फर्म विल बी responsible to honor this contract which this partner made on behalf of the entire firm with Mr. X to borrow money। तो फर्म को पूरा वो पैसा लौटाने का जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, वो पैसा बोरो कर सकते हैं, कितना पैसा बोरो कर सकते हैं इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स की अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रही है तो सर ये रेस्ट्रिक्शन उन पे तभी लागू होगा जब आउटसाइडर को इसके बारे में हिंट था, पता था, अदरवाइज उन पे ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सो एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़ ले भाई। the partners, by contract between them, with consent of all the partners, can extend or restrict the authority of any partner. In spite of such restriction, if a partner does on firm's behalf any act which falls within his implied authority, the firm will be bound unless the person known about such restrictions. Thus, knows about such restriction, knows sorry, about, नहीं तेरी सॉरी नहीं, मेरी सॉरी, चल, unless the person knows about such restriction। चल आगे। Thus, a third party is not affected by a secret limitation of a partner's implied authority unless he has an actual notice of it. Thus, the firm would be liable if the lender did not know about the limitations of the authority of A. ठीक है, thus the firm would be liable if the lender did not know about the limitations of authority of A। पता था तो उस पे वो 10 लाख की लिमिट लागू हो जाएगी, नहीं पता था तो 15 लाख की, तो फर्म को वापस 15 लाख चुकाने पड़ेंगे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ भाई। S is a partner in a firm. He gives notice of his retirement to the other partners but does not give any public notice of it. Thereafter, the firm borrows rupees 5,000 from a banker and the banker is able to recover only 3,000 from the other partners.
Can the Alexa stop? Can the banker hold S liable for the balance of rupees 2000 due to him if he is first an active partner or second a dormant partner? एस एक फर्म में पार्टनर है, ठीक है, ओके. He gives notice of his retirement to the other partners but does not give public notice of it. सर अपने रिटायरमेंट का बाकी के पार्टनर्स को तो बोल देता है, लेकिन इस बारे में कोई पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा है. एक्टिव पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, डोरमेंट पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देने की वैसे भी कोई कंपल्शन नहीं है. उसके बाद में फर्म ने बोरो किए 5,000 रुपए फ्रॉम अ बैंकर एंड बैंकर इज एबल टू रिकवर ओनली 3,000 फ्रॉम द अदर पार्टनर्स. क्या वो बैंकर जो अभी बाहर गया है, ठीक है, कैन द बैंकर होल्ड एस लायबल for the balance 2000 due to him if he is an active partner? सर एक्टिव पार्टनर था और बाहर निकलना था तो पब्लिक नोटिस देना चाहिए था, ठीक है, नहीं दिया तो आज भी वो फर्म के बाहर निकलने के बाद के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं आता. तो सर द बैंकर कैन होल्ड एस लायबल फॉर डैमेजेस फॉर द बैलेंस रुपीज 2000 if S is an active partner and has not given public notice at the time of retirement. Number one. Number two, डॉर्मेंट पार्टनर है तो कोई जरूरत नहीं है, नो लाइबिलिटी अटैच्ड टू एस आफ्टर हिज रिटायरमेंट इफ इज अ स्लीपिंग पार्टनर एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. दर्शित जी डाउट आना वाला था, मुझे पता है, बिल्कुल सर बोल. मैं पूछ रहा था कि अगर बैंकर को उसके नॉलेज नहीं है कि वो पार्टनर है कि नहीं तो फिर क्या होगा? बैंकर को नॉलेज है ही नहीं कि वो पार्टनर है. मुझे एक सिंपल सी बात बता कि है ना, एक मिनट. दर्शित बोल रहा है, देखो दर्शित क्या बोल रहा है, दर्शित बोल रहा है सर ये एस बाहर चला गया, ठीक है, एक्टिव पार्टनर था, बाहर जाने के बाद में बैंक से उधारी ली गई, बाहर जाने के बाद में बैंक से उधारी ली गई. सर अब ये आउटसाइडर जानता ही नहीं था कि अंदर एस भी पार्टनर हुआ करते थे, तो क्या ये इसको रिस्पॉन्सिबल बना पाएगा? दर्शित ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं सर, इन दैट केस नहीं बना पाएगा, इन दैट केस नहीं बना पाएगा. अब मैं दर्शित, क्या इसने जो क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर सबको समझ में आ गया, यस और नो? भाई सर आउटसाइडर, आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? दर्शित ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर एस एक्टिव पार्टनर तो था, ठीक है, एस एक्टिव पार्टनर तो था, इसको बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना चाहिए था पर इसने बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है साहब. अब इसके बाहर निकलने के बाद बैंक ने से इस फर्म ने मान लो 5,000 रुपए उधार लिए हैं, उसमें से 3,000 रुपए ही वो वसूल पाया है, तो क्या इन बचे हुए 2,000 रुपए के लिए वो एस को बना सकता है क्या रेस्पॉन्सिबल? सर बैंक जो है यदि जानता था, थर्ड पार्टी डीलिंग विद दिस फर्म को पता था यदि कि ये बैंक ये इसके अंदर है, तब तो वो इसको बाकायदा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं. बात समझ में आई रिचा? कौन सा पॉइंट इधर दर्शित ने उठाया? हाँ सर समझा. ठीक है. दर्शित अभी भी डाउट है? सर मैं पूछ रहा था तो फिर ये चीज लिखनी है ना क्वेश्चन में, आंसर में, सॉरी. अपनी तरफ से चला के नहीं लिखनी है, एग्जाम में इस रिलेटेड पॉइंट आए तो ही लिखनी है, एग्जाम में इस रिलेटेड पॉइंट आए. अच्छा चल मैं तेरे को एक बात और पूछता हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड है. नॉन रजिस्टर्ड है तब तो बैंक को कभी भी पता नहीं पड़ेगा कि इस एस जो थे इसमें पार्टनर थे, ठीक है, क्योंकि कहीं कोई ब्यौरा ही नहीं है. रजिस्टर्ड थे, समझना इस बात को, सभी जने समझना, रजिस्टर्ड थे और ये निकल गए और बैंक को तो तब तक भी पता नहीं था. लेकिन जब बैंक ने उधार दिया तो बोला कि आप रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एस का भी नाम साथ में निकल गया, पी क्यू आर के साथ में एस का भी निकल गया, तो अब इसको लायबल बना सकता है क्या? सर बिल्कुल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आई?
यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया ना इसको कि ये भी पार्टनर है, यस और नो। पब्लिक नोटिस दिया हुआ होता तो उससे एस सेफगार्ड हो जाता इस जगह पे, पब्लिक नोटिस दिया हुआ होता तो उससे एस सेफगार्ड हो जाता। चलिए बताइए, दर्शित जी पूछिए क्या डाउट है। सर नहीं हो गया क्लियर। हो गया। कनव जी पूछिए। सर अगर एस ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और उसने फर्म के नाम पे लोन ले लिया तो फर्म लायबल रहेगा चुकाने के लिए? 100% होएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इस एस ने फर्म छोड़ दिया है। 100% होएगी, पूरी फर्म लायबल होएगी। अगेन सर फर्म के नाम पे लिया है तो, यदि पर्सनल नाम पे लिया है और देने वाले को भी पता नहीं कि ये पीछे कोई पार्टनर आ हुआ है, उस केस में नहीं। सर लोगों को मार्केट में एक्टिव पार्टनर के बारे में, बहुत सारे लोगों को मार्केट में वैसे ही पता होता है ना कि हाँ ये तो फर्म के पार्टनर है, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में भी फर्म के नाम से लोन ले लिया बाबा, समझना इस बात को। और पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट का नहीं दिया हुआ है तो क्या फर्म लायबल होगी? सर अभी भी पार्टनर जैसे ही ट्रीट होके पूरी फर्म लायबल होगी, क्योंकि इसका पब्लिक नोटिस तो रिटायरमेंट का आया ही नहीं है। ठीक है कनव? ओके सर। पब्लिक नोटिस नहीं आने में पार्टनर को भी नुकसान होता है कि निकलने के बाद के कामों के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, और फर्म को भी नुकसान होता है कि इसने यदि थर्ड पार्टी के साथ में खुद को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट करके कुछ काम कर दिया तो उसके लिए भी पूरी फर्म लायबल होगी ही होगी, दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर है पब्लिक नोटिस दे। कि सर कौन देगा, इसको देना चाहिए या फर्म को देना चाहिए? कि सर दोनों में से कोई भी दे सकता है, जिसको ज्यादा खुजली मच रही है वो दे देता है। कारण है कि कल को ये अपने को बाइंड नहीं करते भाई तीसरे लोगों के साथ में। ठीक है, इसलिए कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A and B carry on business in partnership as piece goods merchants. A finances the business and is a sleeping partner. B receives certain price goods belonging to C in ordinary course of business. B knows that the goods are stolen property. Of the goods so purchased and sold by B, the proceeds of a part of the goods are entered in the books of the firm. A wants to avoid the liability towards C, and on the ground of misconduct by B, discuss the liability of A and B to C. देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। कि सर ए और बी पार्टनर्स हैं, पीस गुड्स मर्चेंट है। पीस गुड्स मर्चेंट मतलब वो काफी सारे, कोई भी एक प्रोडक्ट के काफी सारे पीसेस लाके एज अ गुड्स उसको ट्रेड करते हैं। ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ए सोता पार्टनर है। बी जो है रिसीव सर्टेन पीस गुड्स बिलोंगिंग टू सी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सी के कुछ गुड्स बी को मिल जाते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बी को पता है कि सी का ये माल चोरी हुआ है, हमको इसमें डील नहीं करना चाहिए, फिर भी वो, उसको पता है सी का माल है, उससे चोरी करके किसी ने मेरे को लाके बेचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो रिसीव कर लेता है और उसको बेच देता है। उस, मान लो 100 पीस गुड्स मिले, उसमें से 50 ऊपरा ऊपरी बेच दिए, 2 नंबर में 50 फर्म के नाम से बेच दिए। ठीक है, समझना। बी नोज दैट द गुड्स आर अ स्टोलन प्रॉपर्टी, बी को पता है कि ये सी के गुड्स हैं, उससे चोरी करके हमें बेचे गए हैं, मैंने खरीदे हैं। ऑफ द गुड्स सो परचेज्ड एंड सोल्ड बाय बी, उसका कुछ पार्ट है ना, प्रोसीड्स ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स आर एंटर्ड इन बुक्स ऑफ द फर्म। अरे बाप रे, चोरी के माल का इंद्रॉज अकाउंट्स में भी कर लिया। ए वांट्स टू अवॉइड द लायबिलिटी टुवर्ड सी। सर ए सी के प्रति लायबल नहीं होना चाहिए, चाह रहा है, क्या बोल रहा है? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी, ये बोलता है बी ने मिसकंडक्ट किया है, मैं कैसे लायबल होऊंगा, मैं लायबल नहीं हूं भाई। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी टू सी, क्या लायबल होगा ए बी? सर पार्टनरशिप में पार्टनर ने जो भी काम किया है फर्म के बिजनेस के लिए, फर्म के नाम पे किया है, उन सब के लिए थर्ड पार्टी उस पार्टनर को तो लायबल बना ही सकते हैं, पूरी पार्टनरशिप फर्म को भी लायबल बना सकते हैं, इसलिए ए भी लायबल होगा। एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर समझाता हूँ।